हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। फिर से सामान्य हिंदी के मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि यूपी पुलिस भर्ती के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आज ये क्वेश्चन जो है वो आपको वर्णमाला से बहुत सारे मिलेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो कोशिश करूँगी डिटेल में आपको समझाती हुई चलूँ। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए, एक होते हैं ह्रस्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ई, तो ये होते हैं जो है ह्रस्व स्वर। ठीक है, इस तरह से। और जो हम जैसे ये बड़ा आ जिन्हें बोलने में इनसे दुगना टाइम लगे, ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें पूछा दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो इसमें जो आ है, आ जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है, जबकि ये जो हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं वही हिंदी में, एक होता है स्वर, एक होते हैं व्यंजन। ठीक है ना। तो दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर है 3। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं और अभी तीनों प्रकार के मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, यहाँ पर उत्तर भी लिखा है 3 है। अब इसमें क्या है, देखिए वही मात्रा के आधार पर एक तो ह्रस्व स्वर, ठीक है, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत प्लुत होता है। ठीक है, तो अभी मैंने ह्रस्व और दीर्घ तो आपको बता दिया है। और प्लुत जो होता है वो इन दोनों से भी ज़्यादा टाइम लगे जैसे बोलने में। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ओम, ओम जो इस तरह से बनाते हैं और उसको बोलते हैं, ये प्लुत में आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अगला ये क्वेश्चन है कि एक से अधिक अगर वर्णों को जोड़ दिया जाए तो उसके मेल को क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पर तुरंत शब्द बोलेंगे। अब यहाँ ऑप्शन शब्द तो है ही नहीं, फिर क्या करेंगे आप। तो यहाँ शब्द आंसर नहीं होगा, यहाँ जो आंसर होगा वो व्यंजन होगा। क्योंकि कोई भी व्यंजन है, देखिए स्वर जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसे किसी दूसरे स्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती बोलने के लिए। जबकि अगर आप व्यंजन को बोलेंगे, क को, जो लिखा हुआ होता है, तो ये क जो है इसमें आ जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, क अपने आप में अकेले ऐसे होता है हलंत वाला। जब इसमें अ जोड़ देते हैं आप, तब ये का बनता है जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये इसलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो ये हो गया स्वर और एक ये वर्ण हो गया, दूसरा ये वर्ण हो गया, एक ये हलंत लगा होगा, फिर ये एक क्या बन गया, वर्णों के मेल से एक हमें व्यंजन मिल गया। क से लेकर, का से व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं ना, हा तक स्वर माने जाते हैं। तो ये यहाँ पर वही बात की जा रही है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर बिना स्वर के है, दूसरे बिना वर्ण, स्वर आ जो है वर्ण ही तो है, तो ये इस तरह से लिखे जाएंगे, क ख ग, हलंत लगता रहेगा नीचे। ठीक है, तब अगर इसमें आ जोड़ेंगे आप दूसरा स्वर, तब इसे हम क कहेंगे। इसमें भी आ जोड़ेंगे तब हम इसे ख कहेंगे, जो हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगला यहाँ पर है कि ये जो है ई च छ ज झ, इनका उच्चारण किससे होता है। तो मैंने आपको बताया था KTM 2, ये याद कर लेना। तो ये इससे आपको रट जाएगा। और यहाँ के नीचे यहाँ पर लिख लेना का वर्ग, ये चा वर्ग, और ये इसके बाद क्या होता है, चा वर्ग के बाद टा वर्ग, इसके बाद ता वर्ग और इसके बाद पा वर्ग, यही तो वर्ग आता है। तो आप समझ जाइए कि जो ये चा वर्ग है, चा वर्ग तालु से बोला जा रहा है। टी फॉर तालु, का फॉर कंठ, के फॉर कंठ, एम फॉर मूर्धन, डी फॉर दांत, ठीक है, दंत, और ओ फॉर ओष्ठ, ऐसे रट लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। जब ये चा वर्ग तालु से बोले जाएंगे, इनके साथ ये भी है, ये भी तालु से बोले जा रहे, ई आप बोल के देख लीजिए, तो तालव्य हुए। बिल्कुल आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपको और कोई तरीका, अगर आप ऐसे तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे। अगला है जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है। अभी जो बताया है ना, ये तो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर जो है ये अ, आ, ई, ये जितने भी स्वर हैं ये सारे स्वतंत्र हैं। अगर आपको क ख ग पढ़ना है तो मैंने क्या कहा कि आपको इसके संग आ लगाना पड़ेगा, यानी कि स्वर की ज़रूरत पड़ती है इनके उच्चारण के लिए, व्यंजनों के उच्चारण के लिए, तो उन्हें स्वर कहते हैं, याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर आपको बता ही दिया है, ये भी दीर्घ है। ये भी देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ, ये सब दीर्घ स्वर हैं। जबकि अ, ई और ऊ ये वो ह्रस्व स्वर है। तो इसमें कौन सा, ये वाली जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है।
देखिए इसमें एक ए लिखा है। अगला है अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो इसमें अंतःस्थ व्यंजन मैं आपको बताऊं, अंतःस्थ व्यंजन है इसमें वा। अब वा क्यों अंतःस्थ व्यंजन, तो यहाँ पर वा जो है वो अंतःस्थ इसलिए व्यंजन है जो हमारे अंतस से बोले जाएं। जैसे या को आप बोलिए, रा, ला में ज़रूर आपको जो है तालु से बोलेंगे, लेकिन है ये और वा, ये चारों अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें वा ऑप्शन है तो ये बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाषा में कुल कितनी लिपियाँ होती हैं। तो जो अ से लेकर ज्ञ तक की बात हो रही है वहाँ पर हो रहा है, तो ये 52 लिपियाँ होती हैं। ठीक है, लिपि होती है अ से ज्ञ तक, वो लिपि कहलाती है। अगला है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जिन्हें हमें बोलने पर ऊष्मा जैसे गर्म हवा से निकले। तो आप इन सब में बोल के देखिए आप इन्हें बोलेंगे शा, सा, हा, तो आप में गर्म हवा निकलेगी, जबकि ता, था, दा ये बोलेंगे इनमें नहीं निकलेगी। तो ये जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने में हमारे मुंह से गर्म हवा यानी कि ऊष्मा निकलती है। अगला है यार अलावा कौन से व्यंजन है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, क्यों है ये भी बता दिया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा, जिससे बोलने पे ऊष्मा निकले, तो हा जो है वो ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, एक ही ध्वनि का द्वित्व, तो उसे क्या कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पढ़ेंगे सम्मान, तो एक ही ध्वनि है ना ये, और ये 2 बार आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं, याद रखना। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि कोई भी ध्वनि अगर 2 बार आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सम्मान है, और भी होते हैं ऐसे शब्द जिनमें एक अक्षर जो है वो 2 बार आता है, तो उसको जो है युग्मक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये है अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार जो है, जो ऊपर बिंदी लगती है ना, जैसे आपने पंकज लिखा, तो ये जो बिंदी लगी है ये आपने लिखा यहाँ पर, मान लीजिए बहुत से संबंध लिखते हैं, तो संबंध में क्या होता है, 2 बिंदियाँ यहाँ पर, माँ की भी साउंड दे रही है और बा की भी। तो इस तरह से जो होता है, जो ऊपर बिंदियाँ होती हैं, या तो ये जो होती हैं वो पंचम वर्ण जो होता है ना, पंचम वर्ण जो होता है किसी भी का जो है, का, खा, गा, अड़ा, अड़ा की साउंड में के लिए बिंदी अगर लग रही है, ठीक है, चाचा, जाजा, अड़ा जो होते हैं, उसकी जो 5वां वर्ण होता है उसकी साउंड देती है बिंदी। ठीक है, उसकी साउंड देती है, तो उसका काम करती है अनुस्वार। और जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक जो होती है वो चंद्र बिंदी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ये भी बता दे रही हूँ। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए और ए वर्ण जो हैं, अभी आपको जो कंठ और तालव, ठीक है, कंठ और तालव से बोलने वाले कहलाते हैं। जो कंठ, ए आप कंठ से आवाज़ आएगी और तालु पे जाके जीभ लगती है। आप बोल के देखेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। अगला है छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, आप अपने आप समझ जाइए। स्वर होते हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते, जबकि व्यंजन को तोड़ सकते हैं। मान लीजिए का है, ये व्यंजन है ना, तो इसको आप तोड़ सकते हैं इस तरह से, ये टूट गए 2 वर्णों में, लेकिन अ को आप नहीं तोड़ सकते। तो स्वर जो है वो ऐसा है जिससे आप तोड़ नहीं सकते। अगला यहाँ पर प्रश्न है, जिस का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है वो क्या कहलाते हैं। तो जीभ, जब दांतों पर जीभ लगती है तो दंतस्थ है, और दंतस्थ को दंत है ये। ठीक है, दंत। अब ये बताइए दंत कौन से होते हैं, वो मैं आपको KTM 2 के थ्रू बता चुकी हूँ। अब इसमें है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना है अगर आपको, तो उसका आशय किस शब्द से होगा। तो भाई जब आप उसे प्रयोग करेंगे कहीं पे तो व्यवहार में लाना है, तो ये प्रयोग इसका उत्तर होगा, है ना। प्रयोग का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल का मतलब क्या हुआ कि आप उसे व्यवहार में ला रहे हैं, प्रैक्टिकल तो कीजिए, इसका ऐसे कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं। तो ऊर्जस्वी जो है इसमें नहीं है, जबकि आतु सूक्त में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, ईसाई में ई की मात्रा। आरोग्य ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा, आरोग्य जो है वो इस तरह से लिखे जाएगा, तो यहाँ पर ये गलती है। फिलहाल ऊर्जस्वी जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। इस तरह से अगर आप देखेंगे ये आएंगे शब्द, जो शब्द हैं उनमें शुद्धिकरण को लेकर, तो ये पढ़ लीजिएगा। इसमें है जो संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पर, सर्वनाम आदि से जुड़कर नए शब्दों की रचना करता है, तो उन प्रत्ययों क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि तद्धित प्रत्यय क्या है, मान लीजिए आपने कहा धन, धन क्या है, संज्ञा है, आपने इसमें वान लगा दिया, प्रत्यय बाद में तो लगता है, तो ये धनवान बन गया, तो ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, फिलहाल यही है
की संज्ञा के साथ आप इसमें सर्वनाम आदि शब्दों को जब जोड़ेंगे, जिन जिन समास में पूर्व पद गौड़ होगा, जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, तो जो पुत्र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राजा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उत्तर पद, ये बाद वाला पद प्रधान होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो राजपुत्र हमेशा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसे तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, प्रथम पद इसमें गौड़ होता है, जबकि अंतिम पद जो होता है वो मुख्य होता है। जो सर्वनाम जो है, अब यहाँ पर है, जो सर्वनाम जो है संज्ञा शब्दों के साथ मेल बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको यहाँ पर ये जो है, एक मिनट, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के उन्हें संयुक्त सर्वनाम हाँ कहेंगे, संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, जिन क्रिया से संचालित होने का फल कर्ता नहीं लेगा, कर्म लेगा, जैसे वह गेंद से खेलता है, तो खेल रहा है किससे, गेंद से, तो वो कौन सी क्रिया हो गई भाई, सकर्मक हो गई। या कर्मक होता है केवल कर्ता, वह खेल रहा है, तो वह इंपॉर्टेंट है, वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। अब किससे वो खेल रहा है, तो किससे खेल रहा है, वो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक अकर्मक, ये इस तरह की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द संबंधवाची है, संबंध कर दिखा रहा है, तो देव नहीं है, देवी नहीं है, सब संज्ञा है। संबंध होता है दैवीय, यानी कि देवी से संबंधित, है ना, देवताओं से संबंधित, ईश्वर, तो ये दैवीय जो है वो संबंधवाची। बोल के आप देखेंगे अपने आप समझ में आएगा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है, यानी कि कोई भी क्रिया है कि वो काम हो रहा है, हुआ था, होगा, है ना, जो हम लोग काल की बात टेंस पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, काल का पता चलता है। क्रिया कब हुई या होगी या हो गई, तो किससे पता चलता है, वो भाई काल से पता चलता है। अगला यहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं, तो अन्वय है। अगर एक शब्द है, तुम मेरे घर आए, तो इसका इससे संबंध, इसका इससे, इसका, तो ये अन्वय माने होता है बिल्कुल सटीक ढंग से कोई एक से एक शब्द जुड़ता चल रहा है, पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है, अगर आप प्रयत्न या उच्चारण के आधार पर आप वर्गीकृत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना ही प्रयत्न ना ही उच्चारण के आधार पर, तो इनमें कौन सा है, तो इसमें जो है देखिए, सघोष जो होते हैं, ना ही आप उन्हें उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, ना ही प्रयत्न, क्योंकि सघोष और अघोष, ठीक है, सघोष और अघोष जो होते हैं वो अपने आप ही क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। अघोष वो होते हैं जैसे क, ख, ग, घ, अणा, तो ये जो पहले दो होंगे सभी के, चा और छा, तो ये पहले दो ये होंगे अघोष, और ये इधर वाले सघोष होंगे, जिन्हें बोलने में हमें ज़्यादा टाइम लगे, जिन्हें बोलने में हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो, ऊष्मा निकले, तो वो होते हैं सघोष। ठीक है, तो ग घ आप देखिए, क ख को आप आराम से बोल लेंगे। तो किसी भी वर्ग के पहले दो जो वर्ण हैं वो अघोष होते हैं, और बाद वाले तीन जो होते हैं वो सघोष होते हैं, और वो किसी उच्चारण वगैरह से आप नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। जबकि उच्चिष्ट जो होते हैं वो, ये जो ड़ा होता है ना, ये बिंदी लगा हुआ, और ये ढक्कन वाले के नीचे, ये दोनों उच्चिष्ट में आते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त में आते हैं, याद रखना, ये दो जो हैं वो उत्क्षिप्त में आते हैं। ऊष्म व्यंजन बता चुकी हूँ, पार्श्विक, जिन्हें जैसे ला जो है पार्श्विक व्यंजन में आता है। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर ये है, अब संज्ञा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अगला है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, तो ये जो है वो समुच्चय बोधक का, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण मतलब दो चीज़ों को जोड़ना, समान अधिकार, जैसे अव्यय जो अगर वा है और एवं, ये तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं समानाधिकरण अवयव के। समुच्चय बोध माने जोड़ना, जैसे इन्होंने कहा माता और पिता दोनों का सेम अधिकार है, और लगने के बाद उसमें अवयव जोड़ दिया, तो यह समानाधिकरण समुच्चय बोध, तो ये है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग में बताई चुकी हूँ, बोल के देख लेना। दीमक थी, दीमक को मेल के रूप में नहीं बोलते, तो स्त्रीलिंग है। रात हुई, तो ये भी फीमेल है। वर्षा हुई, ये भी फीमेल है। जबकि विधुर हो गया,
जो पुरुष जिसकी पत्नी मर जाती है उसे विधुर कहते हैं, तो वो पुरुष विधुर हो गया, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताए और 30 को काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, उन्हें अच्छे से पढ़िए, लेकिन फ़िलहाल ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी। वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।